नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में या फिर मौलिक कर्तव्य के बारे में। और उससे रिलेटेड एक मैंने ट्रिक बनाई है जिससे आपको जो 11 की 11 इस समय फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि मौलिक मूल कर्तव्य हैं, वो सभी आपको एक बार में याद हो जाएंगे। बस आपको 3 वर्ड याद रखने पड़ेंगे। चले पहले देखिए बेसिक देख लेते हैं पूरा। देखिए, हिंदी इंग्लिश पूरा मैं इसमें बताऊंगा। जो 10 ड्यूटीज हैं, 11 टोटल, हिंदी में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, लेकिन जो ट्रिक है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। और ये पहले बेसिक समझ लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का। पूरा ये लक्ष्मीकांत जो इंडिया पॉलिटी की इंडियन पॉलिटी है, उसकी समरी है ये। ठीक है, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी कि जो सब शुरू में संविधान बना था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटी या फिर मूल कर्तव्य नहीं थे। उस समय सिर्फ क्या थे, फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एहसास हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए और राइट भी होने चाहिए। एक डेमोक्रेसी में दोनों चीजों का बैलेंस बना रहना चाहिए। तो इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, जो कि बनाया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड। देखिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की, स्वर्ण सिंह कमेटी। उन्होंने ये बोला कि हाँ, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने 10 फंडामेंटल ड्यूटी इसमें जोड़ दी थी। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये भी है कि जो सोशलिस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं, जो भी समाजवादी मतलब जो देश है, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी और राइट को दोनों को बराबर का वैल्यू दिया जाता है। बराबर का मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होता है कि फंडामेंटल ड्यूटी भी जरूरी है, फंडामेंटल राइट भी जरूरी है। फंडामेंटल जो राइट है वो नागरिकों का अधिकार है, ये सब चीजों का जो भी एक देश में होते हैं। वैसे ही जैसे वो लोग अधिकार अपने मतलब मांगते हैं या फिर कुल मिला के इन्फोर्स कराते हैं, वैसे ही उनकी कुछ ड्यूटी भी होते हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ अगर आप पूरे देशों की बात करेंगे तो सिर्फ जापान ऐसा है कंट्री, इंडिया के अलावा, जहां पे फंडामेंटल ड्यूटी वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो ये तो हो गया बेसिक। तो इसीलिए फिर ये 1975 में जब इमरजेंसी लगी, उस समय जब आपातकाल लगा था, तब कांग्रेस की सरकार ने ये महसूस किया कि यहाँ पे इंडिया में मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। तभी कुल मिला के स्वर्ण सिंह कमेटी बना दी गई और उसने किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो संविधान का संशोधन था 42वां वाला 1976 में। उसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो संविधान के प्रोविजन थे उनको चेंज कर दिया गया था। और देखिए, 42nd की बात चली तो एक चीज ये भी जान लीजिए, एक इसकी ट्रिक भी है 42nd की। SSID मैंने आपको कई बार बता रखी है। एस से होता है सेकुलर, एस से होता है सोशलिस्ट, आई से होता है इंटीग्रिटी और डी से होता है ड्यूटी। यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 4 चीजें जोड़ी गई थी। SSID आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो ड्यूटीज हैं प्रेरित कहाँ से है, यूएसएसआर से प्रेरित है। सबसे पहले तो ये कि मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि पहली बात तो 3 चीजें हैं। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो कोई ड्यूटी नहीं थी। फिर 42वां जब संशोधन हुआ 1976 में, तब 10 ड्यूटी जोड़ दी गई। फिर उसके बाद 2002 में एक ड्यूटी और जोड़ दी गई, 11वीं वाली। वो ड्यूटी क्या थी वो भी मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी, कि जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट हैं, गार्जियन है, उनका ये फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर मूल कर्तव्य है ये, कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाएं। ये सभी की ड्यूटी है, ठीक है। ये 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई थी। 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। अभी जो फंडामेंटल ड्यूटी है डिफाइंड किस में है, पार्ट 4A में डिफाइंड है। और सिर्फ इनके लिए एक आर्टिकल है 51A। देखिए, पार्ट ये 4 का सब पार्ट बनाया गया, तो ये किसका क्रिटिसिज्म भी है। तो ये तो हो गया बेसिक। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि कांग्रेस ने फॉर्म की थी, उन्होंने 8 ड्यूटी को रिकमेंड किया था, लेकिन जो भारत सरकार थी उन्होंने फिर फाइनली 10 ड्यूटी अडॉप्ट की उस टाइम पे। और फाइनली एक और जोड़ दी थी 2011 में, 2002 में। तो इस समय जो पोजीशन वो क्या है, वो इस समय 11 ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जितने भी सिटीजन होते हैं सभी की, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं ये सिर्फ नागरिकों के लिए होती हैं, ठीक है। ये जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए नहीं होती हैं, सिर्फ सिटीजन्स के लिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक ये स्वर्ण सिंह कमेटी
ने एक्चुअली कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी रिकमेंड किए थे, जैसे कि अगर आप ड्यूटी एक जो होती है आपको टैक्स पे करने की, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी जाए। दूसरी बात ये कि जो ड्यूटी जैसे बना रही थी गवर्नमेंट, इन्होंने बोला कि ऐसा पार्लियामेंट को आप लॉ एक मतलब एक पार्लियामेंट को भी ये पावर दे दो, संसद के पास ये पावर होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई ड्यूटी का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो ये वाला एक प्रोविजन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं माना कि नहीं, संसद फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स कराने के लिए कानून नहीं बना सकती। और दूसरी बात एक इन्होंने और रिकमेंडेशन किया था कि अगर मान लीजिए किसी ने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानी और सरकार ने कुछ पेनल्टी या फिर कुछ दंड लगा दिया, तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो ये वाले तीन प्रोविजंस स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो बोले थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं माने। ये क्रिटिसिज्म भी होता है, ठीक है, ये वाली चीज याद रखिएगा। अब देखिए ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक क्या है। पहले देखिए, इससे पहले 10 ड्यूटी देख लेते हैं, जो 11 है हमारी ड्यूटी, उनकी पहले एक एक बार देख लीजिए कि क्या क्या ड्यूटी है एक्चुअली। देखिए एक बार पहले देख लीजिए, आपको ये वीडियो आप पूरा जब देख रहे हैं तो हर चीज देख ही लीजिए, ठीक है। इस समय 51 ए यानी कि 51 का में मूल कर्तव्य पूरे डिफाइंड है। पार्ट है 4 ए यानी कि 4 का। अब ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है यहाँ पे। पहले मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। ये देखिए, पहला ये कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और जितने भी राजध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श थे, उनको हृदय में संजो के रखें। यूनिटी, इंटीग्रिटी, इस सब की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, सभी लोगों में समरसता है इसके लिए प्रयास करें। जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक ये संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा को समझें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं उनकी ओर मतलब कुल मिला के बढ़ने का सतत प्रयास करें। और फाइनली जो 11th वाली ड्यूटी है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 से लेकर 14 साल तक के जो आपके बच्चे हैं, ये आपकी मौलिक कर्तव्य है कि आप उनको एजुकेशन जरूर दिलाएं। अब देखिए इंग्लिश में देखते हैं, जो जो मैंने ट्रिक बनाई वो इंग्लिश से ही बनाई है एक्चुअली, ठीक है। ये देखिए मैं कीवर्ड आपको पकड़ के दिखाऊंगा, वो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। पहली ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इन सबको रिस्पेक्ट करना है। मतलब कि यहां से कीवर्ड क्या पकड़ में आता है, रिस्पेक्ट। तो ये आर देख लीजिए, ठीक है। दूसरा वाला जो ड्यूटी है वो टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, जो नोबल आइडियल्स थे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन था उनको कुल मिला के ये चेरिश किया था, इंस्पायर किया था। तो यहाँ पे क्या वर्ड पकड़ेंगे, फॉलो, ठीक है। यहाँ से आप एफ ले लीजिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, एक 3 वर्ड याद रखने हैं बस आपको, और वो हो जाएगा पूरा काम। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, प्रोटेक्ट करनी है। प्रोटेक्ट क्या करना है, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की। फिर डिफेंड करना है। डिफेंड कंट्री को किससे करना पड़ेगा, जब भी मान लीजिए भारत को जरूरत पड़ेगी हमारी, तो हमको कंट्री को जाना पड़ेगा बचाने, ठीक है। उसके बाद प्रमोट क्या करना है, हार्मनी प्रमोट करनी है, जो कॉमन ब्रदरहुड की भावना है वो प्रमोट करनी है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, प्रमोट से पी हो गया, यहाँ से डिफेंड का डी हो गया, यहाँ से प्रोटेक्ट का पी हो गया। उसके बाद है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व। प्रिजर्व क्या करना है, जो हमारा रिच हेरिटेज है वो प्रिजर्व करना है, तो यहाँ से पी हो गया। प्रोटेक्ट फिर और करना है, देखिए प्रोटेक्ट एक और है, हमारी यूनिटी सोवरेंटी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट तो करना ही करना है, लेकिन जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, ये इन सबको भी हमको प्रोटेक्ट करना है, तो इसका भी एक पी आ गया। और हमको साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करना है, तो इसका आ गया डी। उसके बाद हमको सेफ गार्ड क्या करनी, पब्लिक प्रॉपर्टी करनी, तो ये आ गया एस। और दूसरी बात है ये कि हमको एक्सीलेंस की तरफ मूव करना है, ताकि कुल मिला के जो नेशन है हमारा, वो हायर लेवल ऑफ इंडेवर्स और अचीवमेंट कुल मिला के विकसित हो सके, ये वाली बात है। तो यहाँ पे एक्सीलेंस का आ गया ई। और ये जो है आपका अपॉर्चुनिटी देनी है 6 से 14 साल तक के बच्चों को, कि उनको भी प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए, तो ये है अपॉर्चुनिटी से थे ए। तो देखिए आपको 3 वर्ड क्या याद रखने हैं, डीपीएसपी, ठीक है, डीपीआरपी और ओईएफ। देखिए आपको आवाज आ रही है कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया, 1 मिनट। ये सबको क्लियर आ रही है ना आवाज पूरी, जल्दी से बताइए। डीपीआरपी और ओईएफ, देखिए आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, चलिए आ रही है, लेकिन काफी कम लोग हैं। फंडामेंटल ड्यूटी देखिए, मैं ये सब चीजें जब बताता हूँ तो काफी ज्यादा डिटेल में बताता हूँ, लेकिन शायद डिटेल में पढ़ने वाले सीरियस लोग कम है। चलिए देख लेते हैं जितने भी लोग हैं। ट्रिक क्या है, फंडामेंटल जो 11 ड्यूटीज है उनको याद रखने की। ये डीपीएसपी याद रखना है। देखिए डीपीएसपी आप जानते भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। वैसे ही जैसे डीपीएसपी वैसे डीपीआरपी आप याद कर लो, और ओईएफ, ओईएफ एक फैक्ट्री होती है।
जो ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री होती है। बस ये 3 शब्द अगर आपको याद रह गए तो आपको 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटी याद रह जाएंगी। देखिए डीपीएसपी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा डिफेंड। अब डिफेंड क्या करना है हमको, हमको कंट्री को डिफेंड करना है। जब भी हमको कंट्री पुकारेगी तो हम जाएंगे बचाने, ये हो गई डिफेंड। फिर पी से हो जाएगा आपका प्रमोट, तो प्रमोट क्या करना है, हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा, सेफगार्ड। अब सेफगार्ड क्या करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे पी वाला बचा, इससे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट हमको करना है सोवरेंटी, सोवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो डीपीएसपी हो गया। अब इसमें देख लेते हैं डीपीआरपी क्या है। देखिए डीपीआरपी अगर आप देखें, पहले तो डीपीएसपी वाला आपको समझ में आ गया। डीपीआरपी से क्या हो जाएगा, डेवलप। डेवलप क्या करना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है। फिर पी से क्या हो गया, पी से प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट हमको देखिए यूनिटी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी भी करनी है, और जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये भी प्रोटेक्ट करनी है। आर से हो जाएगा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या करना है हमको, रिस्पेक्ट करना है जो भी हमारे आइडल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है, ये सब, ठीक है। पी से लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रिजर्व। प्रिजर्व क्या करना है, जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है, ठीक है, ये हो गया। अब ओ ई एफ, ओ से क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी देनी है हमको अपने बच्चों को कि वो भी पढ़ सकें। ई से हो जाएगा एक्सेलेंस, एक्सेलेंस की तरफ हमको मूव करना है। और एफ से हो जाएगा जो भी हमारे नोबेल आइडियाल्स हैं उनको आपको चेरिश और फॉलो करना है, जो नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे किए गए थे। अब देखिए इसमें भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, ये तो एक ट्रिक हो गई, अगर आपको समझ में आ जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना फिर देख लीजिएगा, फिर आप 11 की 11 ड्यूटी रट लीजिएगा फिर, ठीक है। तो डीपीएसपी, डीपीआरपी, ओईएफ, ये छोटी सी ट्रिक है, ये आप इससे कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और फीचर देख लेते हैं। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, पहली बात तो एक जगह मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं, 42nd अमेंडमेंट में ये जोड़ी गई थी 1976 में 10, ठीक है। फिर आया आपका 86 अमेंडमेंट 2002 में 11वीं वाली जोड़ दी गई, 11वीं वाली वो बच्चों को पढ़ाने वाली है, ठीक है। ये यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। ये पार्ट 4A में डिफाइंड है, और आर्टिकल इसके लिए सिर्फ 51A है। और उसके बाद ये किसकी रिकमेंडेशन पे थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी ये। उसके बाद और अगर आप चीज देखें तो इसमें ये जो है, ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ये नागरिकों के लिए है, ये जो विदेशी हैं उनके लिए नहीं है। अब देखिए कुछ इसमें से ड्यूटीज मोरल हैं और कुछ है सिविक, ठीक है। उसके बाद है कुछ के लिए, मतलब लोगों ने बोला है कि एक कुल मिला के एक कोडिफिकेशन कर दिया है, जो कि इंडियन वे ऑफ लाइफ में था पहले से, सिटीजन्स के लिए है केवल। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इनको जो कोर्ट है वो इन्फोर्स नहीं करा सकता है। मतलब मान लीजिए अगर फंडामेंटल ड्यूटी कोई नहीं मान रहा है, जैसे कई बार आपने केसेस सुने भी होंगे कि कुछ लोग राष्ट्रगान में नहीं खड़े होते हैं, या फिर कुछ लोगों को वंदे मातरम से तकलीफ होती है, तो कुल मिला के मतलब ये फंडामेंटल, जैसे आपका राइट वायलेट हुआ तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत वो आपको कराएगा ही कराएगा इन्फोर्स। या फिर आपका अगर हाई कोर्ट जाने का मन है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत, ठीक है, वो भी करा देगा, लेकिन उसमें फिर कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो डीपीएसपी की तरह जस्टिसेबल नहीं है, मतलब आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता अगर आपने वायोलेट कर दिया इसको तो। और एक बात और है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है पूरे भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ये वाली बात तो आपको पहले भी मैंने बता दी। क्रिटिसिज्म यही है इनका कि देखिए ये पूरी तरह से एग्जॉस्टिव नहीं है, कई सारी ड्यूटी छोड़ दी गई है, जैसे कि जो पेइंग टैक्सेस वाली, वोट देने वाली ड्यूटी, इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ड्यूटी तो आपने छोड़ दी है। तो ये जो 10 हैं, ये कुल मिला के एक कोड बना दिया है जो कि पहले से लोग फॉलो करते हैं, ये क्रिटिसिज्म है, बहुत वेग है। अब ये कहते हैं कि चेरिश करो, और जो हमारे नोबेल आइडियाज से जो हमको स्वतंत्रता दिला गए थे, अब बताइए अगर लोग इंटरप्रेट करना चाहें तो एक तरफ है हमारे गांधी जी और एक तरफ है हमारे भगत सिंह आजाद जी, ठीक है। तो उस टाइम पे तो भगत सिंह की फिलॉसफी भी अच्छी थी और गांधी जी की भी फिलॉसफी अच्छी थी। ये शांति के लिए कहते थे कि शांति से हम नॉन वायलेंस करेंगे और प्लस सत्य और अहिंसा के साथ लड़ेंगे। भगत सिंह कहते थे कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, इनको मारना ही पड़ेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो कुल मिला के दोनों ही अच्छे थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर मान लीजिए लोग ये सोचे कि भगत सिंह को फॉलो करेंगे कि नहीं हमारी गवर्नमेंट अत्याचार कर रही है, रिजर्वेशन कर रही है, जॉब नहीं दे रही है, ये सब चीजें, तो मतलब ये लोग भी अगर विद्रोह करने लगे तो ये मतलब इसका इंटरप्रिटेशन बहुत वेग तरीके से निकाला जा सकता है, समझ रहे हो आप बात ये। और उसके बाद ये कि एक तरह से मोरल परसेप्ट का कोड है बस ये, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल तो आपने रखी नहीं है, और इंक्लूजन भी इसका सुपरफ्लस है, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ कैसे आप इंप्लीमेंट कराओगे, कैसे इन्फोर्स कराओगे आप। और सबसे लास्ट बात ये कि ये पार्ट में क्यों रखा है इसको, सब में सब पार्ट क्यों रखा है इसका, 4 का ए, ये अलग पार्ट नहीं बना सकते थे क्या। तो ये वाली सब थोड़े थोड़े क्रिटिसिज्म है इसके। वैसे तो हर चीज का इंडिया में क्रिटिसिज्म होता है, ये डेमोक्रेसी है, हर चीज में लोगों को राय तो अपनी देनी पड़ती है।
हिंदी में बता तो दिया, हिंदी में तो पूरा बता दिया था, आप पूरा वीडियो देखिएगा। आप देखिए इसका लेकिन सिग्निफिकेंस फिर भी है, चाहे ये जितना भी आप क्रिटिसिज्म कर ले, लेकिन ये रिमाइंडर होता है जो हमारे नागरिक हैं कि उन भैया ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने राइट के लिए लड़ो, ड्यूटी भी होती है, दोनों का बैलेंस बना के रखो। इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था कि एक डेमोक्रेसी में राइट और ड्यूटी का दोनों का एक बैलेंस रहना चाहिए। अगर आप राइट अपने हक की बात करते हो तो आपको कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए। और ये दूसरी बात, ये एंटी सोशल एलिमेंट जो सेसेशनिस्ट होते हैं, सेपरेटिस्ट होते हैं, उनके लिए तो वार्निंग है ये कि आप ऐसे मत करो, ये सब चीजें ज्यादा दिन तक झेलेगा नहीं। और देखिए एक चीज ये भी बात भी है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो है, ये मतलब पार्लियामेंट चाहे संसद चाहे तो लॉ तो बना सकती है फंडामेंटल ये ड्यूटीज को अब इन्फोर्स कराने के लिए। बस ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह जस्टिसेबल नहीं, मतलब इसके लिए आप एकदम फंडामेंटल राइट की तरह कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि नहीं नहीं करना ही पड़ेगा, लेकिन संसद चाहे तो लॉ बना सकती है। और दूसरी बात, ये कोर्ट की जजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। सोर्स है ये कुल मिला के इंस्पिरेशन का, लोगों को डिसिप्लिन वे में रखने का, ये सब चीजें हैं। अब देखिए सबसे एक और इम्पोर्टेंट लास्ट में ये पूरा देखिए समरी इसमें देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी के में जो देखिए कुछ सारे लॉ भी, एक वर्मा कमेटी थी, वर्मा कमेटी ने एक्चुअली ये 1999 में बनी थी और ये इसीलिए बनाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज में देखने के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं। तो इसने ये पाया कि कई सारे लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, ये वाली चीजें आप रट लीजिए क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसा आता है। पहला तो ये कि जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971, ये वाला ये प्रिवेंट करता है कि आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो भारत में रहना है तो संविधान सबसे ऊपर है, धर्म जाति ये जितना भी कास्ट है सबसे ऊपर देखिए इंडिया में है संविधान। और ये सब चीजों को आप ये नहीं कर सकते हैं डिसरिस्पेक्ट, और इसीलिए एक्ट बनाया गया है। तो मतलब ये लीगल प्रोविजंस भी कुछ कुछ बनाए हैं संसद ने जो हमारी ड्यूटी है उनको फॉलो करवाने के लिए। कई सारे क्रिमिनल एक्ट भी हैं ताकि वो ये जो इनमिटी होती है, दुश्मनी होती है, इन सबको कुल मिला के इनके खिलाफ दंड दे सकें। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में बनाया गया था, वो भी ऐसे जो कास्ट और इन रिलीजन के बेसिस पे जो भी ये पनिशमेंट है उनको ये कुल मिला के कोडिफाई करता है। आईपीसी में भी कई सारी चीजें हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी 1967 है, उसमें भी कम्युनल, अगर ये सब ऐसे कोई अनलॉफुल एसोसिएशन बनता है तो ये सब चीजें हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाली भी चीजें ये कहती हैं। वाइल्ड लाइफ जो है आपका प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वो भी ये सब मना करता है कि आप रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज को नहीं खत्म कर सकते हो, जो कि हमको प्रोटेक्ट भी करना था। प्रोटेक्ट याद है ना कि डीपीएसपी डीपीआरपी और ओईएफ, तो ये एक प्रोटेक्ट ये था। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट आया था 1980 में, वो भी ये सब चीजें कि आप डिफोरेस्टेशन मत करो, ये सब जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए मत करो। तो ये सब चीजें कुछ लीगल प्रोविजंस हैं फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि कर्तव्य को लागू कराने के लिए, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपके ये देख लीजिए कि कौन कौन सी इनमें से एक्ट हैं जिनको की एक मतलब लीगल प्रोविजंस हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट कराने के लिए कंसीडर किए गए हैं या फिर बनाए गए हैं। अब ये चारों ये भी हमने देखे कि बनाए गए हैं, तो इसका आंसर होगा डी। इसी के साथ खत्म होता है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। मेरे हिसाब से मैंने